सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। आई होप आप सभी की एचएसएससी और हरियाणा पुलिस की जो तैयारी है 2025-26 की वो काफ़ी अच्छे से जो है चल रही होगी। हरियाणा पुलिस जो हरियाणा जीके के लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं, उसी सीरीज में जो है आज हम यहाँ पे 59वां जो है भाग कंप्लीट करने वाले हैं। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए 2025-26 के लिए जो है स्पेशली ये डेडिकेटेड मैंने जो है इस प्लेलिस्ट को किया हुआ है। वैसे इसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट और जितना मटेरियल है, हरियाणा पुलिस सब्जेक्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा मटेरियल जो है आपके अदर एग्जाम्स के अंदर भी काम आने वाला है। चाहे आप एचएसएससी सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर एचएसएससी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, सभी का जो सिलेबस है वो लगभग सेम ही रहता है। बस हरियाणा पुलिस के अंदर जो है मूल विधि हो गया, सीआरपीसी हो गया, आईपीसी हो गया, बस ये एक सब्जेक्ट है जो थोड़ा सा अलग होता है। बाकी सारा जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम होता है। तो ये प्लेलिस्ट हरियाणा पुलिस कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर 2025-26 वाली सभी एचएसएससी के एग्जाम के लिए जो है बेनिफिशियल रहने वाली है। तो इस सीरीज को ज्वाइन करके इस सीरीज को जो है अंत तक देखकर जो है आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन जो है बना सकते हैं। ठीक है, और कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी है, सजेशन है इस प्लेलिस्ट के रिगार्डिंग या फिर हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग या फिर एचएसएससी के रिगार्डिंग, कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, 1337 से 1453 के दौरान 100 वर्षीय युद्ध जो है किन के बीच हुआ था। तो 100 वर्षीय एक युद्ध हुआ था और 1337 से 1453 ईस्वी के बीच में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। और ये युद्ध जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। क्यों ये युद्ध लड़ा गया था, तो ये फ्रांस पर नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, फ्रांस पर नियंत्रण और फ्रांस के उत्तराधिकारी के लिए। ठीक है, ये युद्ध लड़ा गया था 100 वर्षीय। और कुल वर्षों की बात करूं तो 116 वर्षों तक जो है ये युद्ध चला था। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया पंजाब से अलग होने पर हरियाणा में केवल डैश पुलिस रेंज थी। आप सभी जानते हैं पंजाब से जब हरियाणा अलग हुआ था, मतलब पंजाब से पहले हरियाणा किसका भाग होता था, उत्तर प्रदेश का जो है भाग होता था। उत्तर प्रदेश के बाद जो है 1857 का जब युद्ध हुआ, जिसको फर्स्ट क्रांति बोला जाता है भारत की, उसके बाद जो है हरियाणा को जो है पंजाब में मिला दिया गया। ठीक है, पंजाब में मिलाने के बाद जो है पंजाब से हरियाणा कब अलग हुआ, तो 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, 1 नवंबर को 1966 को जो है हरियाणा को पंजाब से अलग बनाकर जो है एक अलग राज्य बना दिया गया। और उस समय जो है इसके अंदर कितनी रेंज होती थी, पुलिस रेंज इसके अंदर एक ही होती थी। और वो कौन सी रेंज होती थी, अंबाला होती थी। ठीक है, हरियाणा के पूरे राज्य का जो है पुलिस कार्यभार जो है वो अंबाला जो है कमिश्नरी पर होता था। ठीक है, रेंज पर होता था, माफ कीजिएगा। अब आपको याद रखना है पुलिस कमिश्नरी कितनी है, पुलिस कमिश्नरी हो जाएंगी 5। ठीक है, पुलिस कमिश्नरी हो जाएगी, वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं 5 हो जाएगी। ठीक है, और पुलिस रेंज की मैं बात करूं तो वर्तमान की, तो पुलिस रेंज कितनी हो जाएगी, पुलिस रेंज हो जाएगी 5 हो जाएंगी। ठीक है, ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे। और पुलिस जिले कितने हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। चलिए मैं बता देता हूं, 3 पुलिस जिले हैं, उनके नाम जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर आप दीजिए मुझे, यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, हरियाणा में पुलिस आयुक्तालय, ठीक है, आयुक्तालय, पुलिस आयुक्तालयों की संख्या कितनी है। ठीक है, ये आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, संख्या कितनी है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बाकी यहाँ पे लिख दिया मैंने पुलिस कमिश्नरी कितनी है, पुलिस रेंज कितनी है और पुलिस जिले कितने हैं। ठीक है, इन डिटेल्स को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, अच्छे से दिमाग में रट लो। और एक ही चीज को जो है आई होप आपको ये चीजें पता होगी, लेकिन एग्जाम से पहले आपको मल्टीपल टाइम्स जो है इनको रिविजन करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, प्रशा की शुरुआत पर 1834 में बनी कस्टम यूनियन का नाम जिससे अधिकांश जर्मन राज्य जुड़े थे। तो उस कस्टम यूनियन का नाम पूछा है, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोलोवेरिन जो है ये नाम था। प्रशा की शुरुआत मतलब जब प्रशा की शुरुआत हुई थी, प्रशा का मतलब क्या होता है? ये जर्मन का ऐतिहासिक राज्य होता था, ठीक है, जर्मन का ऐतिहासिक राज्य है, ठीक है। इसी की तर्ज पर जो है 1834 में कस्टम यूनियन बना था जिसका नाम जो है जोलवेरिन जो है रखा गया था, ठीक है। नीचे डिटेल से मैंने लिख दिया है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 1834 में प्रशा की पहल पर बनी कस्टम यूनियन का नाम जो है जोलवेरिन था, ठीक है। इस संघ में जो है अधिकांश जर्मन राज्य जो है शामिल हुए थे। और प्रशा का मतलब क्या होता है? एक ऐतिहासिक जर्मन राज्य जो है प्रशा का मतलब होता है, ठीक है। बेसिक सी डिटेल्स है, सारी आपको जो है याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, वह चुनाव प्रणाली जिसमें वह अभ्यर्थी जो अन्य से आगे रहता है, जो सबसे पहले विजय पद को पार करता है, विजेता कहलाता है, उसको क्या कहा जाता है? सेम क्वेश्चन जो है ये कल वाले वीडियो के अंदर भी पूछा गया था, तो बस थोड़ी सी लाइनिंग चेंज कर देता है एग्जामिनर, बाकी सारी चीजें सेम रहता है। उसके अंदर क्या पूछा गया था? उसके अंदर ऑप्शन दिया गया था बहुलता प्रणाली, ठीक है, बहुलता प्रणाली, ठीक है। तो बहुलता प्रणाली और ये अनेकता प्रणाली दोनों ही एक चीज है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और भारत में यही प्रणाली जो है काम करती है, इसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, ठीक है। ये जो है माफ कीजिएगा, भारत के अंदर जो है ये चुनाव प्रणाली जो है काम करता है, ठीक है। फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है इसको बोला जाता है। और बहुलता अनेकता प्रणाली जो है दोनों एक ही चीजें जो है होती है। इसका क्या मतलब होता है बहुलता प्रणाली और अनेकता प्रणाली का? मतलब जो मतलब फॉर एग्जांपल ये एक रेस की लाइन है, 3-4 बच्चे जो है यहाँ पर दौड़ रहे हैं, इन सभी में से जोन सा भी बच्चा पहले इस रोप को टच कर जाएगा वही जो है जीता हुआ मान लिया जाएगा। फर्क और कोई नहीं पड़ता, भले ही आपने जो है 50% वोट लिए हो या फिर नहीं हो, सबसे अधिक वोट्स प्राप्त करता है और विजेता जो है माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, यही चीजें जो है जो सबसे पहले जो है जितने ज्यादा वोट ले लेता है वही जो है जीता माना जाता है। इसी को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, किस मामले में पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के जो है गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। दो चीजें होती हैं, एक तो संज्ञेय अपराध होता है और एक असंज्ञेय अपराध होता है, ठीक है। इन दोनों के बारे में थोड़ी सी इनकी डेफिनेशंस आप पढ़ लीजिएगा। डेफिनेशंस जैसे ही आप पढ़ेंगे कि भाई संज्ञेय अपराध क्या होता है और असंज्ञेय अपराध क्या होता है, उससे जो है आपकी चीजें और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएंगी। पहले आंसर बता देता हूं कि पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कब कर सकती है? जब कर सकती है जब 7 साल से अधिक अवधि का जो है कारावास युक्त दंडनीय अपराध जो है उसने किया हो। फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति ने ऐसा जो है क्राइम किया है, फॉर एग्जाम्पल जो भाई मर्डर कर दिया हो या फिर रेप कर दिया हो या फिर इस कैटेगरी का जो वो होता है ना क्राइम होता है, वो संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में आता है। और इस तरह का कोई व्यक्ति जो अपराध करता है फिर उसके खिलाफ जो है बिना वारंट भी जो है गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। आइए एक बार जो है इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध की, ठीक है। एक एक करके बता देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीआरपीसी और आईपीसी का जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, वहां पे भी ऐसे ही चीजें आपको देखने की मिलेंगी, लेकिन जो है चीजें इंटरेस्टिंग आपको नहीं मिलेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं, महाभारत है ना, महाभारत की किताब है या फिर रामायण की किताब है, ठीक है, रामायण की, इनको पढ़ने में इंटरेस्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि ये भाई क्योंकि इनको इंटरेस्ट क्यों नहीं आता पढ़ने में? क्योंकि इन किताबों के अंदर एक चित्र नहीं दिए गए। मतलब अगर आपको विजुअलाइजेशन करके कुछ पढ़ाया जाए ना, जैसे कि मैं यहाँ पर पढ़ाऊँ, एक नॉर्मल सी ये पीडीएफ है, बिल्कुल सिंपल सी पीडीएफ है, आपको पढ़ने में बिल्कुल जो है इसके अंदर मजा नहीं आता होगा। आई नो, अच्छे से जानता हूँ मैं, क्यों नहीं, मैं इसके अंदर ऐड नहीं कर सकता क्योंकि भाई मैं सिंगल बंदा यहाँ पर काम करता हूँ, हर चीज़ मुझे खुद से करनी पड़ती है। इसीलिए जो है अगर मेरे पास टीम होती तो डेफिनेटली मैं भी इस पीडीएफ को बड़ा ही अट्रैक्शन तरीके से जो है आपके सामने पेश कर सा, जिसमें जो है आप अच्छे से इस वीडियो को देखते और जो है अच्छा सारा टाइम स्पेंड करते। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दे रहा हूँ मैं, आपको जो है क्वालिटी दे रहा हूँ और कंटेंट दे रहा हूँ। उस चक्कर में जो है यहाँ पे एक विजुअलाइजेशन मैं आपको नहीं करके दे रहा हूँ, यही चीज़ें जो है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए जो है ये चीज़ें आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगी जब मैं आपको ये टॉपिक्स कराऊंगा, आईपीसी, सीआरपीसी और मूल विधि जब कराऊंगा ना, यही चीज़ें आपको वहाँ भी देखने को मिलेगी। बस फ़र्क इतना होगा
ये चीजें जो अभी आप पढ़ रहे हैं ना, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध, जब ये दूसरी बार अब वहां पर पढ़ेंगे ना, तो ये चीजें आपको आसान लगने लग जाएंगी और चीजें जो है आपको समझ आने लग जाएगी। यकीन मानिएगा पहली बार में ये चीजें समझ नहीं आएंगी, रट्टा मारेंगे तो रट्टा भी नहीं लगेगा, भूल जाएंगे आप चीजों को। इसीलिए 2 से 3 बार आपके एग्जामिनेशन से पहले जो है 2 से 3 बार हम इस चीज को कर लेंगे, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब चलते हैं हम संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध की डेफिनेशंस देख लेते हैं, इससे जो है चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले संज्ञेय अपराध देख लेते हैं क्या होते हैं। संज्ञेय अपराध जो है गंभीर अपराध होते हैं। इन मामलों में पुलिस बिना वारंट के जो है गिरफ्तार कर सकती है, जैसे कि हत्या का मामला हो गया, बलात्कार हो गया या फिर डकैती हो गया। ये कैसे जो है क्राइम है, ये सभी जो क्राइम है ये संज्ञेय अपराध की जो है कैटेगरी में आती हैं। असंज्ञेय अपराध कौन से होते हैं, कम गंभीर जो है अपराध होते हैं। इन मामलों में पुलिस को गिरफ्तारी के लिए जो है मजिस्ट्रेट से वारंट लेना अनिवार्य होता है, जैसे कि धोखाधड़ी किसी ने कर दी, साधारण जो है मारपीट कर दी, इसके लिए है पुलिस को जो है भाई वारंट लेना पड़ेगा। ऐसे बिना वारंट के जो है इन मामलों के अंदर जो है पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। ठीक है, अब यहां पे सीआरपीसी की धारा 41(1)(b) भी दी गई है। चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। यह धारा कौन सी धारा, 41(1)(b), यह धारा पुलिस को 7 साल के कारावास वाले संज्ञेय अपराधों में बिना वारंट की जो है गिरफ्तारी की अनुमति देती है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करना आवश्यक है। ठीक है, यहां पे शर्तें दी गई हैं भाई, 7 साल की नियम का जो है यहां पे दिया गया है। इसको भी बैठ के जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मतलब यहां पे दोनों दिया गया है, 7 साल से ज्यादा और 7 साल या उससे कम, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताया गया। मतलब किसी ने अगर 7 साल से ज्यादा का अपराध किया है ना, तो उसमें तो कोई भी शर्त नहीं है, डायरेक्ट जो है बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन अगर 7 साल से कम का अगर क्राइम किया है किसी ने, तो उसके मैटर में जो है पुलिस को कुछ विशेष जो है अपने नियम कानून को जो है वो देखना पड़ेगा। मतलब ऐसे नहीं है डायरेक्ट बिना वो कर सकती है, बिना वारंट के जो है गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन कुछ सावधानी जो है पुलिस को उसके अंदर बरतनी पड़ेगी। किसके अंदर बरतनी पड़ेगी, जो 7 साल से कम का है। ठीक है, 7 साल से अधिक वाले में तो कोई नियम और कोई कानून नहीं बरतना, डायरेक्ट जो है बिना वारंट के उठा लो उसको। ठीक है, ये वाली चीजें जो है आपको 1-2 बार इन चीजों को पढ़ोगे ना, डेफिनेशंस धीरे धीरे पढ़ेंगे तो दिमाग में ये चीजें आपको इंटरेस्ट लगने लगेंगी और जो है चीजें ऑटोमेटिकली ही आपको याद होने लग जाएंगी। और ये जो चीजें यहाँ पे हम देख रहे हैं ना भाई, ये चीजें आपको बेसिक जिंदगी से भी अवगत कराती हैं। मतलब बेसिक नॉलेज आपको लाइफ की होनी चाहिए कि भाई पुलिस के बारे में कोई अगर आजकल सभी तरह की जिंदगी है भाई, देखो पुलिस वाले भी जो है रूल रेगुलेशन को तोड़ते हैं और ऐसे ही बिना किसी वारंट के कई बार जो है पुलिस ज्यादती भी करती है, आप सभी जानते हैं। तो उस केस में जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपको रूल रेगुलेशन का पता होना चाहिए कि भाई जो पुलिस काम कर रही है वो जो है रूल रेगुलेशन के अंडर कर रही है या फिर नहीं कर रही है। यकीन मानिएगा जो आप नॉलेज ले रहे हैं ना, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप स्टडी कर रहे हैं, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। ये मत सोचिएगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपकी पढ़ाई जो है व्यर्थ चली गई। यकीन मानिएगा पुलिस माफ कीजिएगा, जो स्टडी होती है ना, पढ़ाई होती है, उससे अच्छा दोस्त कोई भी नहीं हो सकता। और जो पढ़ाई है वो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ सकती। सारे चीजें, सारे बंदे, सारे व्यक्ति, सारे दोस्त, सब कुछ आपका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन जो स्टडी है ये आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगी। ठीक है, इसीलिए स्टडी करना बेहद जरूरी भी है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है अंतरराष्ट्रीय सैन्य तकनीक मंच आर्मी 2021 का उद्घाटन कहां किया गया। तो ये 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर का जो है क्वेश्चन पूछा गया है। आप 2021 वाला याद नहीं रखेंगे, आप किसका याद रखेंगे, 2025 वाला याद रखेंगे। तो ये अंतरराष्ट्रीय सैन्य तकनीक मंच, ये रूस का जो है तकनीकी मंच है। ठीक है, सबसे पहले आप ये याद रखेंगे, ये रूस का तकनीकी मंच है। और ये 2025 वाला कहां पर आयोजित किया गया है, मॉस्को में जो है ये आयोजित किया गया है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। 2021 वाला जो है वैसे मैं बता देता हूं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट था, लेकिन 2025 वाला आप याद रखेंगे। यहां पे 2025 वाला मैंने लिख दिया है, अंतरराष्ट्रीय सैन्य तकनीक मंच आर्मी 2025। इसका उद्घाटन जो है रूस के पैट्रियट पार्क मॉस्को ओब्लास्ट में जो है किया गया है। ठीक है, और ये रूस का एक प्रमुख सैन्य तकनीक मंच हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये हरियाणा पुलिस से क्वेश्चन पेपर लिया गया ना, 2021 वाला हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो है नॉर्मली आपको पुलिस से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे गए थे। हालांकि 2024 वाला जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें सीआरपीसी, आईपीसी, मूल विधि कोई भी जो है सिंगल क्वेश्चन वहां पर नहीं पूछा गया। तो आपको किसी भी चीज के लिए जो है प्रिपेयर रहना है, उसी के लिए जो है मैं प्रिपेयर आपकी यहाँ पर करवा रहा हूँ। ठीक है, हरियाणा पुलिस में कितने जिला जेल हैं, तो जिला जेल की यहाँ पे बात की गई है, लेकिन हरियाणा में कुल जेलों की बात करूं तो
हरियाणा में कुल जेल, तो हरियाणा में कुल जेल की मैं बात करूं तो हरियाणा में कुल जेल जो है 20 हो जाएंगी और जिला जेल कितनी हो जाएगी, तो जिला जेल जो है 14 हो जाएगी। आइए डिटेल से देख लेते हैं, एक एक करके मैंने सारी चीजें लिख दी हैं और यहीं से जो है क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। अभी आपसे क्या पूछा गया है, हरियाणा में जो है, हरियाणा में जो है कितनी कहाँ गया जिला जेल, तो अभी आपसे ये पूछा गया है हरियाणा में कितनी जिला जेल है, तो ये 16 जिला जेल है। यहाँ पे एक एक करके मैंने सारे लिख दिए हैं, रोहतक, गुरुग्राम, भिवानी, नारनौल, सिरसा, सोनीपत, जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल, रेवाड़ी, यमुनानगर, फरीदाबाद, पलवल, पानीपत, कैथल, झज्जर और नू। ये मत याद रख, ये मत सोचिएगा कि ये 16 जिला जेल है, तो भाई हमें ये याद रखने की जरूरत है नहीं है कि 16 थोड़ी पूछेगा। भाई यकीन मानिएगा वर्तमान में जो सिचुएशन चल रही है ना, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, वैकेंसियां कम होती जा रही हैं और हरियाणा सरकार तो वैसे ही वैकेंसियां कितनी डीले और देर देर में निकालती है। अभी आप खुद देखिएगा 2024 अक्टूबर से एचएसएससी ने कोई भर्ती कंप्लीट की हो या फिर कोई भर्ती की हो तो मेरे को बता दो, ठीक है। ये भी 2024 में इन्होंने क्या किया था, एचएसएससी जो प्रीवियस जो 2022 या 23 वाली ग्रुप डी की, 23 वाली जो ग्रुप डी की थी उसकी जो है बस 2-3 लिस्ट उन्होंने जो है अपडेट लिस्ट करके जारी कर दी है, दिखा दिया भाई कुछ और बच्चे हमने लगा दिए, वरना 2024 से भाई अभी तक 1 साल बीत गया है, कोई जो है परमानेंट एचएसएससी के द्वारा भर्ती नहीं की गई है। इसीलिए ये जो समय आपको मिला हुआ है और जो आपको आने वाली भर्ती है इस समय का सदुपयोग कीजिएगा, वरना जो है बात कहां पर चली जाएगी, बोलूंगा नहीं, सिर्फ आप समझ जाइएगा 2029 इस पर बात चली जाएगी भाई, वरना ठीक है। तो अपना को पहले से तैयार रखो और सिचुएशन का लाभ उठाइएगा। अभी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, इस समय को अपनी तैयारी को बेसिक से जो है लगा दीजिएगा, ठीक है। अब आपसे जो है ये 16 जिले पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको क्या कहेगा, नीचे जो है 3 ऑप्शन दे देगा, रोहतक दे देगा, गुरुग्राम दे देगा, भिवानी दे देगा और एक जो है क्या दे देगा, एक आपको कोई ऐसा जिला दे देगा जो जिला जेल नहीं होगी और कह देगा बताओ निम्नलिखित में से कौन से जो है जिला जेल नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, 1 नंबर तो गया ना, और 1 नंबर का गया का मतलब क्या है, आप बहुत पीछे आ गए सिलेक्शन के दौर में। इसीलिए मैं बोल रहा हूं एक बार इन चीजों को आंखों के आगे से निकालना बेहद जरूरी है, ठीक है। तभी जो है आप सिलेक्शन की लाइन में लग पाएंगे और आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएंगे। अभी ये चीज़ें बोरिंग और जो है आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन ये चीज़ें आपको कब अच्छी लगने लगेगी, एक बार जो है अभी आप तैयारी करेंगे, दूसरी बार जब आप रिटन एग्जामिनेशन के पास मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा ना यहाँ पे, तब आपको ये चीज़ें अच्छी लगने लगेगी। क्यों अच्छी लगने लगेगी, उस समय जो है आपके एमसीक्यू बिल्कुल ईजी लगने लगेंगे और सारे क्वेश्चन जो है आपके सोल्व होने लगेंगे, ठीक है। ऐसा ही सभी के साथ होता है, ठीक है। अब आपको याद रखना है कुल जेल आपसे पूछ सकता है, हरियाणा में कुल जेल कितनी है, तो 20 जेल है। आपसे पूछ सकता है हरियाणा में कितनी केंद्रीय जेल है, तो 3 केंद्रीय जेल है, एक अंबाला के अंदर है, एक हिसार 1 है और एक हिसार 2 है, ठीक है। ये हिसार 1 वाला किसी को पता है क्या कहां पर है, ये टाउन पार्क के पास है। भाई कोई हिसार का बच्चा है तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, कि हिसार से हूं भाई मैं, ठीक है। तो ये टाउन पार्क फर्स्ट के पास है और हिसार 2 कहां पर है, ये कैमरी रोड के पास है, ठीक है। हिसार 2 कैमरी रोड के पास है और तीसरी जेल कहां पर है, ये अंबाला के अंदर है, ठीक है। और उप जेल की बात करूं तो हरियाणा में कितनी है, एक उप जेल है जो कि गोहाना के अंदर है। ये डिटेल से आपको याद रखनी पड़ेगी, 3 से 4 लाइन है, अच्छे से इसका रट्टा मार लो, घोट के पी जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन याद रखना पड़ेगा भाई, बात 1 नंबर की है यहाँ पे, 1 नंबर की बात नहीं है, सिलेक्शन की बात है। हमें जो है 8वां वेतन आयोग की सैलरी लेनी है। 8वें वेतन आयोग के बारे में भी एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। कम से कम यही सोच के पढ़ लो यार, 18 महीने के बाद आपका क्या होगा, 18 महीने के बाद आपका जो है 8वां वेतन आयोग लग जाएगा। 8वां वेतन आयोग, और 8वें वेतन आयोग लगने का मतलब क्या है, आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, अभी बेसिक सैलरी कितनी है 24 है, ये 24 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 50 प्लस हो जाएगी। तो ये सोच के तो पढ़ लो यार 18 महीने, और आपका जो ये प्रोसेस चलेगा हरियाणा पुलिस का, ये कितना चलेगा, 1 साल तो चलेगा, उसके बाद 1 साल के बाद लग जाएंगे, तो 8 महीने के बाद आप माफ कीजिएगा 12 महीने में एक साल होता है ना, 6 महीने के बाद आपका 8वां वेतन आयोग लग जाएगा। तो मतलब 1 साल में जब आपकी अगली दिवाली बनेगी वो तो कलरफुल रहेगी, उसके 6 महीने बाद डबल कलरफुल आपकी और दिवाली हो जाएगी, क्योंकि 8वां वेतन लग जाएगा, आपकी सैलरी जंप करके 60 प्लस चली जाएगी। बताओ यार और कितना आपको मोटिवेशन दूं यार मैं आपको। भाई आपको डेली ना तो मैं मोटिवेट कर पाऊंगा, ना ही आप खुद को मोटिवेट कर पाएंगे। तो समय रहते अपनी तैयारी कर लो, अपने फ्यूचर को रिस्क में मत डालिए, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के निर्माण की पहल की। तो ये स्थानीय सरकारी निकायों के निर्माण की पहल की थी भाई लॉर्ड रिपन ने, और ये 1882 में की थी। इसी के समय में, मतलब इसको क्या बोला जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का जनक,
स्वशासन का जनक बोला है। और इसी के काल में 1881 में क्या हुआ था, रिपन के काल में नियमित जनगणना हुई थी, ठीक है, नियमित जो है जनगणना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 10 सीटें हैं। हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी सीटें हैं, विधानसभा की 90 सीटें हैं, ठीक है, विधानसभा ये 90 सीटें हैं, ठीक है। और 75 अनुच्छेद 75 3 के अंतर्गत ये लिखा गया है, ठीक है, लिखा होगा मैंने कहीं, ये रहा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 3 में जो है स्पष्ट रूप से ये कहा भी गया है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी की धारा 159 मजिस्ट्रेट को अधिकार देती है। क्या मजिस्ट्रेट को अधिकार देती है, मजिस्ट्रेट यानी कि जज की यहां पे बात कर रहे हैं, तो इसको जो है अधिकार देती है, क्या अधिकार देती है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो है धारा 159 जो है मजिस्ट्रेट को अधिकार देती है मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, ठीक है, मजिस्ट्रियल के जो है जांच के आदेश का जो है अधिकार देती है। कौन सी धारा देती है, 159 देती है। इसको जो है डिटेल से पढ़ लीजिएगा। और ये एक बात और याद रखना, ये जो है अभी सीआरपीसी, एक और चीज मैं बता देता हूं, सीआरपीसी आईपीसी जो पुराने वाला है ना, ये भाई नए वाला हमारा अब लागू हो गया 2023 वाला, ठीक है, आईपीसी भी 2023 वाला और साक्ष्य अधिनियम भी 2023 वाले, ये जो है अब लागू हो गए हैं। अब वर्तमान में मुझे लगता है जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, अभी वर्तमान में इस जो हरियाणा पुलिस में भर्ती में 2025-26 में क्वेश्चन पूछेगा, वो आईपीसी 2023 के रिगार्डिंग पूछेगा। इसके जो है कंप्लीट में टॉपिक करवाऊंगा 11वीं 12वीं क्लास के, ठीक है, तो जुड़ जाइएगा। कुछ भी चीज आपकी ऐसी नहीं रहने दूंगा जहां से आपने जो ना पढ़ाओ, मतलब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले और हमने जो है ना पढ़ाओ, ऐसा कोई भी चीज मैं नहीं पूछूंगा। इसीलिए हमारी जो ये प्लेलिस्ट चलने वाली है लंबे समय तक चलने वाली है, मतलब जो है हम मैराथन दौड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी तेज दौड़ के थक जाएं और बाद में बैठ जाएं, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे हमें चलना है। और हमारा टारगेट है हरियाणा पुलिस के अंदर सिलेक्शन लेना, ठीक है। सिलेक्शन की जो राह होगी वो मैं बताऊंगा कैसे चलना है, बस आपको चलने वाले बनो कि आप चल सकते हो, ठीक है, बताऊंगा मैं, बस उतना कर लेना। डेफिनेटली जो है आपके बहुत नजदीक ले जाऊंगा सिलेक्शन के, ठीक है। बाकी किस्मत का तो मैं देखो कुछ कर नहीं सकता, जो हमारे हाथ में नहीं है वो मैं कह भी नहीं सकता, जो लेकिन हमारे हाथ में है ना, हमारे हाथ में क्या है, कर्म करना, मेहनत करना, ठीक है, वो मैं आपको यहां पर करवा सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे जो है क्वेश्चन नंबर 10 का मैंने डिटेल से लिख दिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 159 मजिस्ट्रेट को जो है मजिस्ट्रियल जांच के आदेश देने का जो है अधिकार देती है। जब पुलिस किसी संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजती है, संज्ञेय अपराध अब पता चल गया ना, आई होप अब आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि यार संज्ञेय अपराध क्या होता है। यार अभी बता के आया हूं, बलात्कार हो गया, मर्डर हो गया, तो ये ऐसे अपराध जो है संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जब पुलिस संज्ञेय अपराध यानी कि मर्डर या बलात्कार की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजती है, तो इस धारा यानी कि 159 धारा के अंतर्गत जो है मजिस्ट्रेट के पास कई विकल्प होते हैं। तो मजिस्ट्रेट के पास कौन कौन से विकल्प होते हैं, ऑप्शन होते हैं, वह पुलिस को मामले की जांच जारी रखने के आदेश दे सकता है। वह आवश्यक समझे, कौन आवश्यक समझे, मजिस्ट्रेट अगर आवश्यक समझे तो वह स्वयं खुद या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को मामले की प्रारंभिक जांच के आदेश दे सकता है। अगर पुलिस ने जांच नहीं करने का फैसला किया है तो भी मजिस्ट्रेट जो है जांच के लिए आदेश दे सकता है। यकीन मानिएगा भाई, ये डिटेल से सारी चीजें मैंने लिख दी हैं, एक बार आप यहां से देख लीजिएगा, काफी सारी चीजें जो है पहली बार में ही आपके दिमाग में छप जाएंगी, ठीक है। कोई भी रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया हरियाणा में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं। तो कुल संसदीय सीटें पूछी है भाई, विधानसभा सीटें नहीं पूछी। कभी आप लगा दो 10 लगा दो, ठीक है, 10 नहीं लगाना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो कुल संसदीय सीटें कितनी हो जाएगी, अभी मैंने ऊपर भी बताया, ठीक है, कुल संसदीय, ठीक है, संसदीय सीटें की बात करूं तो ये वही पूछ रहा है जो मैंने ऊपर बताया है, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो ये कंप्लीट पूछ रहा है, 10 ये हो गई, 5 ये होगी, टोटल कितनी होगी, 15 जो है माफ कीजिएगा हरियाणा के अंदर जो है संसदीय सीटें हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया भारत में सबसे पहले हींग की खेती कहां शुरू की गई थी। ये हैशटैग करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, 2021 में पेपर लिया गया था, 2020 का ये करंट अफेयर था और ये कहां का था,
हिमाचल प्रदेश का जो ठंडा रेगिस्तान है ना, वहां पर जो है हींग की खेती जो है सर्वप्रथम शुरू की गई थी। और ये कब शुरू की गई थी? तो ये 2020 में शुरू की गई थी। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। पहला पौधा जो है CSIR के द्वारा जो है यहां पर लगाया गया था हींग का। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। डिटेल से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये देख लो। भारत में सबसे पहले हींग की खेती जो है हिमाचल प्रदेश के ठंडे रेगिस्तान में शुरू हुई थी। शुरुआत कब हुई थी? 18 अक्टूबर 2020 को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में जो है इसका पौधा लगाया गया था। और किसके प्रयास से शुरू किया गया था? CSIR और IHBT पालमपुर द्वारा जो है इसका जो है पौधा तैयार किया गया था और लगाया गया था। ठीक है, आई होप यहां तक जानकारी बिल्कुल आसान लैंग्वेज में जो है मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा होगा। फिर भी अगर किसी चीज में कोई आपको दिक्कत आती है तो भाई आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस प्रॉब्लम को जो है सोल्व करने की जो है पूरी कोशिश करूंगा। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताया कीजिए वीडियो सेशन आपको कैसा लग रहा है, प्लेलिस्ट आपको कैसी लग रही है। अगर आपकी नॉलेज थोड़ी सी भी अगर गेन हो रही है, बढ़ रही है आपकी नॉलेज, तो डेफिनेटली आप मुझे बताइएगा। ये चीजें मेरे लिए जो है मोटिवेशन का काम करेंगी और मैं आपके लिए इससे भी और बेटर जो है आपके लिए कंटेंट लाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, सारी चीजें जो मैंने 60 मार्क्स का आपसे प्रॉमिस किया ना, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, यकीन मानिएगा 60 मार्क्स से आपको ज्यादा का ही मैं यहां पर करवा दूंगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? तो 1972 में की गई थी। ठीक है, स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की जो स्थापना है कब की गई थी? हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना 1972 में की गई थी। इसने 1 अक्टूबर 1974 से CID हरियाणा के तहत जो है स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू किया और 1987 से यह अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो हरियाणा का एक हिस्सा है। ठीक है, ये तीनों लाइनें आप एक बार देख लेना। ठीक है, क्या पता कौन सी लाइन पूछ ले। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया? USMCA के सदस्य, तो USMCA के सदस्य सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, ये USMCA के सदस्य हैं जिन्होंने नाफ्टा की जगह ली है। पहले जो है नाफ्टा होता था, लेकिन वर्तमान में क्या है? USMCA है। और इन तीनों मतलब ये तीनों देश जो हैं UMCA के सदस्य हैं, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जान लेते हैं। UMCA के सदस्य जिन्होंने नाफ्टा की जगह ली है, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। समझौते के बारे में बात करें तो हस्ताक्षर 30 नवंबर 2018 को तीनों देशों द्वारा इस समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए गए। और यह प्रभावी कब से हुआ? 1 जुलाई 2020 को जो है प्रभावी हुआ। इसने 1994 में लागू हुए उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते का स्थान लिया है। तो ये नाफ्टा जो है कब था? 1994 में जो है लागू हुआ था नाफ्टा। अब आपको पता होना चाहिए भाई नाफ्टा क्या काम करता था। तो नाफ्टा क्या काम करता था? उत्तरी अमेरिका देशों के, जो नॉर्थ अमेरिका है ना, उसके देशों के जो श्रमिक हैं, मजदूर हो गए, किसान हो गए, जो व्यापारी हो गए, उनके लिए संतुलित और पारस्परिक व्यापार सुनिश्चित करने के लिए जो है नाफ्टा को लाया गया था। ठीक है, आई होप अब आप समझ गए होंगे नाफ्टा कब आया था? 1994 में आया था। लेकिन वर्तमान में नाफ्टा की जगह कौन काम कर रहा है? वर्तमान में नाफ्टा की जगह जो है USMCA जो है काम कर रहा है। ठीक है, UMCA जो है काम कर रहा है। और इसको जो है इस पर जो है हस्ताक्षर कब हुए? USMCA पर 2018 में जो है हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया भारत के संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी? तो यहां पर जो है 552 हो जाएगी। लेकिन आप याद रखना 104वें संविधान संशोधन के तहत जो है जो एंग्लो इंडियन होते थे ना, 2 एंग्लो इंडियन, इनको जो है अब समाप्त कर दिया है, डिसोल्व कर दिया गया है। वर्तमान में जो कितना है? 550 नंबर संख्या है टोटल अधिकतम संख्या। ठीक है, यहां पर 550 होता, लेकिन अगर 550 होता तो आपको 550 ही वहां पर जो है टिक करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 थी। लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए 2 आरक्षित सीटों को जो है अब समाप्त कर दिया गया है। इसी वजह से जो है लोकसभा की अधिकतम संख्या अब जो है 550 हो गई है। तो ये दोनों चीज़ों याद रखना, अगर आपको ऑप्शन में 550 मिले तो 550 ही आपको करके आना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया? हरियाणा का राज्य वृक्ष है। अभी कोई बच्चा ऐसा है जो CET 2025 वाला अभी जो जुलाई में हुआ था, वो अगर पेपर दे के आया तो सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा का जो है राजकीय वृक्ष कौन सा है। वहां पर जो है डायरेक्ट आपसे नाम पूछा गया था, लेकिन यहां पे आपसे क्या पूछा गया? वैज्ञानिक नाम पूछा गया है। ठीक है,
वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, यानी कि साइंटिफिक नाम जो है आपसे पूछा गया है। और ये जो वैज्ञानिक नाम है ये किसका नाम है, ये पीपल का नाम है, ठीक है। तो हरियाणा का राजकीय वृक्ष पीपल हो जाएगा, जिसका साइंटिफिक नाम क्या हो जाएगा, फाइकस रिलीजियोसा जो है इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिएगा क्वेश्चन सेम ही है, बस ऑप्शन उसने चेंज कर दिया, यहाँ पे जो है साइंटिफिक नाम दे दिए और यहां पर जो है डायरेक्ट देसी नाम दे दिया, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर बोला गया है हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है। तो हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो है हरियाणा के गुरुग्राम जिले में अवस्थित है और इसकी स्थापना की बात करूँ तो 1987 में जो है इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूँ तो हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर को सबसे स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो वर्तमान की अगर मैं बात करूँ भाई 2025 में, तो देखो जब ये क्वेश्चन पेपर लिया गया था ना 2021 में, उस समय जो है स्पेसिफिकली गुरुग्राम स्मार्ट सिटी की जो है घोषणा की गई थी 2020 में मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। लेकिन वर्तमान में जो है कई शहरों को जो है स्मार्ट सिटी बनाने की जो है योजना चली हुई है। तो ये 2021 का जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। वर्तमान में आप थोड़ा सा स्मार्ट सिटीज देख लेना भाई, कौन कौन से शहरों को जो है स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है हरियाणा के अंदर, ठीक है। करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था, गुरुग्राम को जो है उस समय विकसित किया जा रहा था और ये 2020 में जो है गुरुग्राम को देश का स्मार्ट सिटी बनाने की जो है घोषणा की थी मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है डैश को तत्समय 1904 में ब्रिटिश सरकार द्वारा शम्स उल उलेमा की जो है उपाधि दी गई थी। तो 1904 में ब्रिटिश सरकार ने किसको जो है शम्स उल उलेमा की जो है उपाधि दी थी। तो अल्ताफ हुसैन हाली को जो है शम्स उल उलेमा की उपाधि जो है 1904 में जो है इनको दी गई थी, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, पानीपत में जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये जो अल्ताफ हुसैन हाली थे ना, इनका जो है पानीपत में जन्म हुआ था, ठीक है। 1904 में ब्रिटिश सरकार द्वारा अल्ताफ हुसैन हाली को शम्स उल उलेमा की उपाधि दी गई थी। अच्छा, यहाँ पे डिटेल से लिख दिया गया, चलिए कोई बात नहीं, डिटेल से लिख दिया गया तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। क्या क्या याद रखना है, सारी चीज़ें याद रखनी है। जन्म इनका याद रखना है, इनका जन्म जो है 1837 में पानीपत में जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं आपको याद रखनी है, क्योंकि 3 ऑप्शन देके कह देगा, बताइए निम्नलिखित में से जो है कौन सी रचना जो है पानीपत के जो है कौन थे ये, अल्ताफ हुसैन हाली की नहीं है। तो मुसद्दस ए हाली इनकी रचना है, ठीक है। हयात ए हाली इनकी रचना है। यादगार ए गालिब इनकी रचना है। मुकाताबिब ए हाली इनकी रचना है। मुकदमा ए शेरो शायरी जो है इनकी रचना है। अब ये चीज़ें तो आपकी याद हो जाएंगी, जैसे ए हाली, हाली और हाली, ये तीनों नाम तो आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि अल्ताफ हुसैन हाली के पीछे भी जो है हाली लगा हुआ है। हाली से आप समझ जाना कि ये रचना जो है अल्ताफ हुसैन हाली की है। बस ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, यादगार ए गालिब और मुकदमा ए शेरो शायरी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी होगी, ठीक है। ये 5 जो है आपको रचनाएं याद रखनी होंगी भाई, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है। ये पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, 382 भारत का हो जाएगा और 573 हरियाणा का हो जाएगा, ठीक है। 573 जो है हरियाणा का हो जाएगा। ये जनसंख्या घनत्व की जो है बात कर रहा है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है कितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं। 573 जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस कृषि विश्वविद्यालय ने रोग प्रतिरोधी मटर की किस्म HFP 1428 को विकसित किया है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया ना, अब HSSC, हरियाणा पुलिस या फिर HSSC के किसी भी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि एक किस्म आपको दे देगा भाई, दे देगा ये किस्म जो है बताइए, या तो पूछ लेगा ये किस्म किस फसल की है, किस पौधे की है, या आपसे पूछ लेगा मटर की जो ये किस्म है ये किसके द्वारा विकसित की है। अभी जो हमारी एग्रीकल्चर की सीरीज चल रही है, डिटेल से सब कुछ करवा रहा हूं कि किस पौधे में रोग कौन सा लगता है, किसकी कमी से रोग लगता है, कौन कौन सी जो है उनकी किस्में होती है। एवरीथिंग बिल्कुल जीरो से बेसिक से डिटेलिंग से करवा रहा हूं। एग्रीकल्चर के जो 5 से 7 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है हरियाणा पुलिस 2025 कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसी के अंदर जो है एग्रीकल्चर की भी सीरीज आपको मिल जाएगी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा जो है मटर की किस्म HFP 1428 को जो है विकसित किया गया था। और हरियाणा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की बात करूँ तो इसकी जो स्थापना है 2 फरवरी 1970 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद अच्छा यहाँ पे आईसीआर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के बारे में भी दे दिया गया है, एनडीआरआई। तो ये करनाल के अंदर स्थित है, ये पता ही होगा यार। 1923 में बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई थी और 1955 में जो है इसको करनाल में ट्रांसफर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है सूर सम्मान जो है साहित्य, माफ कीजिएगा साहित्य मैंने आंसर ही बता दिया, चलिए कोई बात नहीं। सूर सम्मान जो है ना, हरियाणा में जो सूर सम्मान है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में जो है ये सूर सम्मान दिया जाता है। अब साहित्य से एक चीज याद आ रही है मेरे को, साहित्य अकादमी, ठीक है। पहले आपको ये याद रखना है, ये साहित्य पुरस्कार जो है ये कब से दिया जा रहा है? 1985 से जो है यह पुरस्कार दिया जा रहा है। अब साहित्य अकादमी की आपको याद रखना है, साहित्य अकादमी की जो स्थापना है ये कब हुई थी? 1970 में जो है साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1970 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी जो है पत्रिका की बात करूँ तो पत्रिका इसकी कौन सी हो जाएगी? हरिगंधा हो जाएगी, ठीक है। पत्रिका कौन सी हो जाएगी? हरिगंधा हो जाएगी, हरिगंधा हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 39 और 40 के तहत कुछ अपराधों के कमीशन के बारे में जानकारी देना अनिवार्य है। ऐसी जानकारी डैश को दी जाती है, डैश को दी जा सकती है। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है? मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आप नॉर्मल जनसंख्या है, जनता है, आप हैं, मैं हूँ, हमारे घर के आसपास कोई सुनसान बिल्डिंग पड़ी है, उसके अंदर कुछ लोग जो है भाई गतिविधि कर रहे हैं, अनयूजुअल गतिविधि कर रहे हैं, जैसे कि कोई भाई प्लान बना रहा है, चोरी का प्लान बना रहा है, या फिर कोई बम बनाने की, भाई वहाँ पे 4-5 लोग भरे हुए हैं और बम बना रहे हैं। तो हमें जो है ऐसी जो सूचनाएं होती हैं वो धारा 39 और 40 के तहत जो है किसको देनी होती है? तो ये जो सूचनाएं होती है हमें किसको देनी होती है? स्थानीय टीवी चैनल को ना, भाई टीवी चैनल को दे देंगे तो सभी पब्लिक हो जाएगा, सभी को पता लग जाएगा, उन चोरों को भी पता लग जाएगा, वो तो भाग खड़े होंगे। वकील को भी नहीं देनी है, तो हमें किसको देनी है? मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को जो है ये हमें सूचना देनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए इसकी मैं डिटेल से थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं ताकि चीजें आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 39 और 40 के तहत कुछ अपराधों के बारे में जानकारी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को दी जा सकती है, ठीक है। डायरेक्ट सूचना आप दे सकते हैं। धारा 39 के तहत जनता के द्वारा कुछ अपराधों की सूचना, वही मैंने जो ऊपर बताया, यह धारा किसी भी व्यक्ति को कुछ गंभीर अपराधों के घटित होने या करने के इरादे के बारे में निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारों को सूचना देने के बाध्य करती है, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बेसिक लैंग्वेज में समझाया। धारा 40 क्या कहती है? ग्राम मामलों से संबंधित। अनुच्छेद 40 भी क्या है? अनुच्छेद 40 भी जो है ग्राम सभा से संबंधित है, और यहाँ पे धारा 40 भी किससे संबंधित है? ग्राम मामलों, यानी कि जो ग्रामीण मामले होते हैं ना उनसे संबंधित अधिकारियों का कर्तव्य यह धारा गांव के मामलों से जुड़े अधिकारियों को कुछ अपराधों की जानकारी पुलिस या मजिस्ट्रेट को देने के लिए बाध्य करती है। मतलब 39 और 40 दोनों सेम ही काम करती है, बस डिफरेंट ये है 39वीं धारा जो है ये शहर में रहने वाले लोगों के लिए है, और जो धारा 40 है ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो है यूज होती है। मतलब काम तो दोनों एक ही करती हैं। जैसे कि जो नॉर्मल आदमी है, जैसे कि आप हैं, मैं हूं, फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा आप शहर में रह रहे हैं, मैं गांव में रह रहा हूं। धारा 39 क्या कहती है? अब आपके घर के आसपास कोई जो है एक बिल्डिंग के अंदर बम बना रहा है, तो अब धारा 39 के तहत जो है आपके कोई भी निकटतम जो भी पास में मजिस्ट्रेट हो या फिर पुलिस अधिकारी हो उसको जाके बता सकते हैं। वहीं मैं गांव में रहता हूं और मेरे आसपास ऐसी घटना हो रही है, तो मैं धारा 40 के तहत जो है सेम ग्रामीण के जो अधिकारी होते हैं ना उनको जो है मैं ये चीजें बता सकता हूं, ठीक है। आई होप अब जो है चीजें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया हरियाणा के परिवीक्षाधीन आईपीएस को मधुबन के हरियाणा पुलिस अकादमी में कब से प्रशिक्षण दे रही है? तो 1977 से जो है ये प्रशिक्षण दे रही है, ठीक है। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन हरियाणा के परिवीक्षाधीन आईपीएस अधिकारियों को 1970 से जो है प्रशिक्षण दे रही है, यानी कि ट्रेनिंग दे रही है। जो हरियाणा पुलिस का अकादमी है ना भाई मधुबन के अंदर, ये कांस्टेबल वाले आप सभी वहीं तो जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। कितना टाइम पीरियड होता है? 9 मंथ का टाइम पीरियड होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है आईपीएस अधिकारियों को भी ट्रेनिंग दी जाती है, और ये जो ट्रेनिंग आईपीएस को दी जा रही है ये 1977 से जो है इनको ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया हरियाणा पुलिस के दक्षिणी रेंज में निम्नलिखित से जिले
कौन सा शामिल नहीं है? तो दक्षिणी रेंज के अंदर जो है कौन सा जिला शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। पलवल जिला शामिल है, रेवाड़ी जिला शामिल है, झज्जर जिला नहीं है शामिल, महेंद्रगढ़ जिला शामिल है। तो झज्जर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि झज्जर जिला किस रेंज के अंतर्गत आता है? ये रोहतक के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये रोहतक के जो है अंतर्गत आता है, रोहतक रेंज के अंतर्गत जो है झज्जर जिला आता है। यहाँ पे आप देख लेना, हरियाणा पुलिस की दक्षिणी रेंज के अंतर्गत कौन कौन सा जिला आता है? झज्जर जिला जो है शामिल नहीं है। दक्षिणी रेंज के अंतर्गत जो है पलवल आ गया, रेवाड़ी आ गया, महेंद्रगढ़ आ गया और नू आ गया। जो झज्जर जिला है वो रोहतक रेंज के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया, हरियाणा में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कितने अर्धसैनिक बटालियन है? किसकी बात कर रहा है? आईआरबी की बात कर रहा है। ठीक है, इंडियन रिजर्व बटालियन। ठीक है, जिसे इंडियन रिजर्व बटालियन कहा जाता है। 2021 में इसकी भी वैकेंसी आई थी, आईआरबी की। ठीक है, आईआरबी की भी वैकेंसी आई थी हरियाणा पुलिस के साथ, और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है इस बार जो 2025-26 का नोटिफिकेशन आएगा ना, उसमें भी आपको ये इंडियन रिजर्व बटालियन की जो है वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो अपनी तैयारी और जी जान से लगा दो भाई, कोई भी मौका मत छोड़ो। यकीन मानिएगा, जो मौका हाथ से निकल जाएगा ना, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके फ्यूचर के लिए, आपके लिए। ठीक है, इसीलिए पकड़ के रखो चीज़ों को, और पकड़ के इसी तरीके से रखा जा सकता है जब आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे लेवल की हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, सी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हरियाणा में जो है अर्धसैनिक बटालियन जो है कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। अब दो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? अर्धसैनिक बटालियन। ठीक है, अर्धसैनिक बटालियन, अर्धसैनिक बटालियन। ठीक है, ये पहला है। और दूसरा क्या है? हरियाणा सशस्त्र, हरियाणा सशस्त्र पुलिस बटालियन। चलिए पुलिस छोड़ देते हैं, इसमें फिर कंफ्यूज हो जाओगे, सशस्त्र बटालियन आएगा सीधा। ठीक है, ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी। अर्धसैनिक बटालियन जो है ये 4 हैं हरियाणा के अंदर। आप मुझे बताएंगे हरियाणा सशस्त्र पुलिस बटालियन जो है ये कितनी है हरियाणा के अंदर, और इन दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है? मतलब इन दोनों के अंदर जो है डिफरेंस क्या है? अर्धसैनिक बटालियन को जो है कौन वित्तपोषित करता है? ये तो आपको क्वेश्चन में दिख ही गया। जो इंडियन रिजर्व बटालियन है इसको केंद्र सरकार जो है वित्तपोषित करती है। हरियाणा सशस्त्र बटालियन के बारे में 1-2 लाइन मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, वरना कल के वीडियो में मैं आपको क्लियरिफाई कर दूंगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस कौन सा है, क्या क्या ये काम करती हैं, कौन हरियाणा पुलिस के अंतर्गत आता है और कौन जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया पंजाब पुलिस नियम कब बनाए गए थे? अब इस क्वेश्चन को नहीं भूलोगे, आई नो 1934 में जो है पंजाब पुलिस नियम को बनाए गए थे। हरियाणा के अंदर भी जो पुलिस के जो काम होते थे वो पहले पंजाब पुलिस नियम एक्ट 1934 के तहत ही होते थे, लेकिन वर्तमान में हरियाणा का अपना पुलिस नियम एक्ट हो गया है। 2007 में आया था, 2008 में वो लागू हो गया। अब हरियाणा का अपना जो है पुलिस एक्ट है भाई। ठीक है, याद रखना। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया वर्ष 1979 में हरियाणा पुलिस का पहला कंप्यूटर केंद्र कहाँ अस्तित्व में आया था? तो ये आया था चंडीगढ़ में। ठीक है, 1979 में आया था भाई, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। वर्ष 1979 में हरियाणा पुलिस का पहला कंप्यूटर केंद्र चंडीगढ़ में अस्तित्व में आया था। कुछ भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। अगेन जो है आपसे क्या पूछा जा सकता है? हरियाणा पुलिस का पहला कंप्यूटर चंडीगढ़ में अस्तित्व में कब आया? तो आपको बताना पड़ेगा 1979 में जो है ये अस्तित्व में आया था। ठीक है, और बाकी वास्तविक कंप्यूटरीकरण की बात करेगा तो 1988 में जो है शुरू हो गया था, जब अधिक कंप्यूटर जो है खरीदे गए थे। ठीक है, ये पहले कंप्यूटर की बात हुई थी जो चंडीगढ़ में लगा था और 1979 में लगा था। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया वनस्पति पदार्थ का कंपोस्ट में विघटन डैश का एक उदाहरण है। मतलब वनस्पति पदार्थ जो होता है ना, वनस्पति पदार्थ जैसे कि पेड़ पौधे हो गए या फिर घास हो गया, फूस हो गया, इनका जब कंपोस्ट में विघटन हो जाता है क्या हो गया? सिंपल सी चीज पूछ रहा है यार। एक जानवर है, फॉर एग्जाम्पल जानवर है, गाय या भैंस है। ठीक है, गाय या भैंस है। ठीक है, या भैंस है। ठीक है, गाय या भैंस है। अब ये क्या करेगी? गाय या भैंस तो शाकाहारी है, खाएगी क्या? खाएगी ये क्या खाएगी? घास खाएगी। ठीक है, घास खाएगी, घास खाएगी,
पेड़ पौधे भी खा लेते हैं कुछ जानवर, ठीक है, पेड़ पौधे भी खाते हैं। अब इन पौधों का जो विघटन होगा, भैंस क्या खाएगी, पेट में ले जाएगी, घास को खा जाएगी, पेड़ पौधों को खा जाएगी। अब इसका विघटन क्या होगा, उसके पेट में जाके तो विघटन ही होगा इन चीजों का। इस विघटन को जो है, विघटन होने के बाद क्या करेगी गाय भैंस, उसके बाद जो है गोबर करेगी। सिंपल सी बात है यार, जो है अपना वेस्टेज बाहर निकालेगी। उसमें क्या होता है, जब आप देखते हैं नॉर्मली, आपने देखा होगा हरियाणा में, आपने तो पता ही है यार सब कुछ, लोकल लैंग्वेज का टच तो थोड़ा होना ही चाहिए ना। जब गाय भैंस हमारा गोबर करती है, आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है, ठीक है, कुछ बच्चे जो शहरों से होते हैं, आजकल जो नई पीढ़ी आ रही है उनको ये चीज़ें शायद ना पता हो, फिर भी जो गोबर करती है ना, जो गाय भैंस गोबर करती है, वो क्या होता है, गरम गरम निकलता है ना, तो उसमें से क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो यही विघटन कहलाता है, ऊष्मोत्सर्जी जो है अभिक्रिया होती है। आई होप अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो है राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। यही चीज मैंने यहाँ पे डिटेल से डेफिनेशन में लिख दी है, चाहे तो इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 में क्या बोला गया, ई श्रम पोर्टल डैश का एक राष्ट्रीय डेटाबेस है। तो ये किसका हो जाएगा, असंगठित श्रमिकों का ये एक डाटाबेस है। कौन सा डाटाबेस है, ई श्रम पोर्टल, ठीक है। ई श्रम पोर्टल किसका डेटाबेस है, तो ये नेशनल राष्ट्रीय डेटाबेस है असंगठित मजदूरों का, ठीक है। और इसका जो है श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 26 अगस्त 2021 को जो है इसको लॉन्च किया गया था। ये दोनों चीज़ें याद रखना भाई। ये तो एक तो जो ये असंगठित जो है ना ई श्रम पोर्टल है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, 26 अगस्त 2021 को जो है इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 31 पर। जल्दी से अब इसका जो है समापन करते हैं पीडीएफ का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर बोला गया हरियाणा में कृषि उपज को किसके तहत जो है विनियमित किया जा रहा है। तो हरियाणा में जो कृषि उपज है ना, कृषि का जो एग्रीकल्चर चीजें आती हैं, कृषि के अंदर कोई मोल भाव करना होता है, हरियाणा सरकार जो भी करती है कृषि के अंतर्गत, तो वो किस एक्ट के तहत करती है, तो ये पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1961 वाले के तहत करती है। जैसे पुलिस का काम पहले होता था ना, हमारे जो हरियाणा का पुलिस का काम होता था, वो किस एक्ट के तहत होता था, पंजाब पुलिस अधिनियम 1934 के तहत जो है किया जाता था। लेकिन वर्तमान में हरियाणा ने अपना पुलिस नियम जो है एक्ट अपना बना लिया, ठीक है। अब सारे जो काम है हरियाणा पुलिस के, हरियाणा एक्ट के अधीन ही होते हैं। लेकिन कृषि एग्रीकल्चर के अंदर जो काम आज भी होते हैं, वर्तमान में भी यही है भाई, वर्तमान में भी पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम जो है हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1961, ठीक है। कभी आप लगाया हो हरियाणा कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1971 लगाया हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 को, ठीक है। 1976 को किया गया था। और कमेटी कौन सी थी, स्वर्ण सिंह समिति थी, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। इसी की तर्ज पर तो है मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया था, अनुच्छेद 51A के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 51A के तहत शामिल किया गया था। किस देश से हमने इनको ग्रहण किया है, तो रूस देश से जो है मौलिक कर्तव्यों को हमने ग्रहण किया है। वह जब ये मौलिक कर्तव्य लागू किए गए थे, मौलिक टाइम मतलब स्टार्टिंग टाइम जब था, 10 मौलिक कर्तव्य जो है लागू किए गए थे, ठीक है। 10 मौलिक कर्तव्य। लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है, वर्तमान में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। वर्तमान में हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में हमारे कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य है। और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो है ये जोड़ा गया था। डिटेल से मैंने सारी चीजें यहाँ पे लिख दी गई है, कोई भी चीज जो है नहीं छोड़ी गई मौलिक कर्तव्य के रिगार्डिंग। ये बस भाग मैं बताना भूल गया, 4A 4th A के तहत जो है इनको 51A में जो है रखा गया है, ठीक है। सारी चीजें आपको बेसिक से डिटेल से मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। कोई बच्चा ऐसा है ना, बस मेरे को यार एक साल दे दो और मेरे को तैयारी करवा दो, मैं करने के तैयार हूँ, वो बच्चा मुझसे जुड़ जाइएगा। यकीन मान लो इतनी तैयारी आपको करवा दूंगा कि बस सिलेक्शन आपका बिल्कुल रास्ता देखेगा कि भाई आजा और मुझे ले जा, ऐसे बोलेगा। इतनी तैयारी मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पर करवा दूंगा, जितना मैंने प्रोमिस किया है उससे ज़्यादा ही दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। और ये सच्चाई भी है, फ्री की चीज़ें यार किसी को रास नहीं आती है, ठीक है। ये सच्चाई, अगर यही चीज़ मैं पेड में करवाता ना, दुनिया भर के लोग देखते इसी चीज़ को। बट वही है यार, फ्री की चीज़ों की जो है ना कदर नहीं होती है, सच्चाई है, ठीक है। चलिए बाकी कोई बात नहीं, जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो देख रहे हैं, आई एम सेटिस्फाई उस चीज़ के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर बोला गया है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 के तहत
किसी आरोपी को रिमांड पर भेजने की मजिस्ट्रेट की शक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो कौन सा कथन जो है ये सही हो जाएगा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 के तहत आरोपी को रिमांड पर भेजने की मजिस्ट्रेट की शक्ति के रिगार्डिंग। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पुलिस हिरासत में रिमांड की अधिकतम अवधि 15 दिनों से जो है अधिक नहीं हो सकती, उसके बाद ही न्यायिक हिरासत में जो है भेजा जाना संभव है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ पे डिटेल से मैंने सारी चीजें लिख भी दी गई हैं। ठीक है, इसको भी अच्छे से बैठ के पढ़ लेना। काफी सारी चीजें जो है कई अलग अलग जो है चीजों से मेरे को लेके आनी पड़ती हैं, लेकिन एक ही जगह मैं सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इससे अच्छी और जो है सटीक जानकारी मुझे नहीं लगता वर्तमान में कोई करवा रहा है। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं, सारी चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद समझदार हैं यार, इतने बड़े हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं। अगर आप 25-26 साल के हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा मुझसे ज़्यादा ही दिमाग आपके अंदर होगा। इसीलिए मैं अपना जो है गुणगान या अपनी जो है पब्लिसिटी नहीं करता, ना ही मेरे पास सोर्सेज हैं भाई पब्लिसिटी करने का। यही आप ही मेरे जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो जाहिर सी बात है यार यूट्यूब उनको पब्लिश करेगा, सीधी सी बात है। बाकी अगर कोई फोर्स भी नहीं है भाई कि मैं कहता हूं कि मेरी ही वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको भाई मेरी वीडियो समझ नहीं आती या फिर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी नहीं लगती या फिर आपकी जानकारी बढ़ नहीं रही है तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप जहां से आपको अच्छी नॉलेज मिल रही है आप वहां से स्विच कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन सिर्फ जो है हमारा मोटिव यही है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, भले ही आपने कहीं से तैयारी की हो, मेरे से द्वारा करी हो आपने तैयारी या फिर किसी और यूट्यूब चैनल से की हो, बस सिलेक्शन आपका होना चाहिए, यही मेन जो है फोकस है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। 34 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। तो दीपचंद बहमन को जो है हरियाणा का कालिदास बोला जाता है। और राज्यसभा का उपसभापति पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति है ये उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये उपराष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 62 से 72 के बीच में आता है। ठीक है, 62 से 72 के बीच में आता है। राष्ट्रपति की मैं बात करूं तो ये राष्ट्रपति हमारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 52 से 62 के 63 आएगा यार, सॉरी यहाँ पे माफ कीजिएगा, ये 63 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 63 से 73 के बीच में आता है ये। ठीक है, मैं भी सोचूं यार 73 ये आ जाएगा 52 से 62 के बीच में। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है 75 के अकॉर्डिंग जो है जो ये मंत्री माफ कीजिएगा बस संविधान में इतना ही लिखा गया है कि अनुच्छेद 75 क्या कहता है, भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ऑप्शन नंबर डी तो कुछ है ही नहीं। तो ये आज का हमारा जो है वीडियो सेशन था। ठीक है, टोटल 35 क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आई होप आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। बस मेरे को मोटिवेट करना चाहते हो तो, मेरे को थोड़ा सा खुशी देना चाहते हो तो वीडियो को बस ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ, या फिर किसी भी ग्रुप से आप जुड़े हो वहां पर आप शेयर कर देना। एक आपको कमेंट सेक्शन में जो है हाइप नाम से ऑप्शन मिलेगा, प्लीज इसको भी जो है थोड़ा सा प्रेस कर दिया करो, मेरे को थोड़े से एडिशनल जो है पॉइंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी तैयारी रखनी है, जारी रखनी है, कॉन्टिन्यूटी रखनी है, कंसिस्टेंसी रखना है। यकीन मानो कंसिस्टेंसी जो बच्चा रख लेगा 1 साल तक आपके रिटर्न एग्जामिनेशन तक बिना किसी प्रॉब्लम के उसका सिलेक्शन हो जाएगा डेफिनेटली। डंके की चोट पर यह चीज मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है, कंसिस्टेंसी से ही जो है आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, बाकी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।